लिए काम में आता है। आपको थर्मोडायनेमिक्स में पहले इंजन, डिफरेंट टाइप ऑफ इंजन, हीट इंजन में मतलब पेट्रोल डीजल वो सब पहले पढ़ाया गया था और वो इंफॉर्मेशन आपके पास है। 14 तक हो जाएगा। 14 15 जो डिफरेंट है, 14 और 15 चैप्टर वेव एंड ऑसिलेशन, मतलब पहले ऑसिलेशन देन 15 नंबर वेव। ये दो चैप्टर 11 से 12 तक कंपलसरी ले जाना है, पूरा चैप्टर मतलब। बाकी सब में जो कंटेंट, फॉर एग्जांपल कि अभी ग्रेविटेशन पढ़ा तो मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर जो भी थियरी है उस टाइप की कंटेंट सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, जिससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट आपको इक्वल इक्वल दिखेंगे। ओके, लेकिन 14 और 15 तो ऐसे चैप्टर है जिसको पूरा पूरा चैप्टर 11 to 12 ले जाना पड़ेगा। क्लियर? 9 चैप्टर ऐसे इजी भी है, छोटा भी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थियरी भी ज्यादा डिपेंड करना है, न्यूमेरिकल भी है, लेकिन न्यूमेरिकल में ज्यादा न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं, जो जरूरी है वो सब न्यूमेरिकल। कट भी हो गए ना टॉपिक, तो टॉपिक कट भी हुए इसमें, हाँ टॉपिक बहुत। कट भी हुआ है, लेकिन हम पढ़ते वक्त ज्यादा बहुत डिपेंड नहीं रखेंगे क्या कट हुआ है, एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ पर एग्जाम में तो नहीं आएगा ना? एग्जाम में नहीं होगा मेरे ख्याल से, पॉइजन रेशियो उसने कैंसिल किया, वो चेक तो करो सर क्या वो क्या। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम लगेगा। पढ़ना तो इसलिए है कि जो 12th वाले भी अभी बोल रहे हैं, लेकिन 12th वाले को तो कंपटीशन, अरे सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उन लोगों ने बताया कि नंबर ऑफ टॉपिक्स कैंसिल होंगे, लेकिन मेन बात तो ये है कि वो गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के इक्वल होने चाहिए, सॉरी हाँ सीबीएसई बोर्ड के इक्वल होने चाहिए। हमने जो कैंसिल किया वो वहां है, वहां भी कैंसिल है, इधर है, तो पूरा पढ़ना है। और इसका सीबीएसई में भी माइक्रोफोन कट किया होगा ना? हाँ सीबीएसई ने 25-30% कट किया है ना, लेकिन अभी तो आपके लिए जेडब्ल्यू तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सर कटिंग हुआ है। होगा ना, उन लोगों ने बताया कि ऐसा बोलेंगे अभी कंफर्म। बहुत सारे लोग होता है कि कंफर्म है, लेकिन मैं नहीं मानता कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट लिख के दिया कि ये कंफर्म। उन्होंने बताया कि सोचेंगे वो थोड़ा बहुत कम तो करके देंगे, बोर्ड में है तो वहां भी देंगे, ऐसा होता है, लेकिन अभी कंफर्मली नहीं बता सकता कि हुआ नहीं हुआ। लेकिन आपको तो 11th में बेनिफिट मिलेगा, 12th में तो आपको जनरली सब प्रिपेयर करना है। 12th में तो सभी होगा। हाँ, इसलिए आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला कहीं भी वो चालू होगी तब ना। हम्म। स्कूल चालू होगी तब। स्कूल तो चालू है, अभी भी लोग, अभी क्या है कि बाकी सब बहुत सारे स्टेट में स्टार्ट हो गई, पहले तो सभी जगह बंद थी। इस फर्स्ट से बहुत सारे स्टेट के अंदर वो स्कूल स्टार्ट हो चुकी है। मेरे ख्याल से 15 नियरली 15 जनवरी के आसपास आपको कुछ आइडिया मिलेगी कि कैसे कब स्टार्ट होगा, क्यों होगा। क्योंकि मेन चीज तो क्या है कि सभी एग्जाम वो लोग स्कूल में लेने वाले हैं। 11th या 1 to 8 कुछ भी एग्जाम होगी, 100% पास आउट नहीं करेंगे, ये तो बता दिया। इसका मतलब क्या है कि बोर्ड एग्जाम होने वाली है, उसकी डेट्स आ गई, सीबीएसई बोर्ड की डेट्स आ गई, मतलब और आपको तो जून में बताया गया। इन लोगों तो मई की एग्जाम है, आपको जून में बताए। लास्ट ज्यादा मतलब हमको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इसमें होगा कि हम 11th कंप्लीट करेंगे तो नया जो ईयर है वो हर बार अप्रैल में हो जाता था। अब इस बार कब करेंगे, तो पहले जो सिलेबस खत्म हो गया तो 11th में भी 12th पढ़ना एक बार शुरू कर देना पड़ेगा, वरना आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि आपको लोग जून की जगह सर जुलाई पर से 11th की फिर प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा ना? 11th लेंगे, वो भी होगी, कोई बात नहीं, वो तो रिवाइज करके पेपर्स रिवाइज करके भी आपको बताएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि सपोज आपको जून में एग्जामिनेशन है, जुलाई से नई एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रही है, तो पीछे जब मार्च में एग्जाम होती है उसकी जगह अप्रैल होगी, वो उस बार मई में नहीं जाएगी, तो टाइम पीरियड आपको 12th में कम पड़ेगा, आपको टाइम पीरियड 12th में कम पड़ेगा। और इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं खत्म होने के बाद हो सके तो 12th का पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ बता कि अब एग्जाम है तो 11th रिवाइज करेंगे, पेपर सेट सॉल्व करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 12 साथ में। हाँ तो वही करना पड़ेगा, वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्या कि हाँ सपोज आप मान लो कि आप जुलाई से पढ़ना शुरू कर, ऑनलाइन। हाँ नहीं तो वो तो बाद में स्कूल स्टार्ट हो जाएगी ना, वो तो वहीं पढ़ना पड़ेगा। सेकंड चीज है कि एक बार आपको मतलब एकेडमिक ईयर के हिसाब से स्टार्टिंग हो गई जुलाई से, तो जुलाई से स्टार्ट करो, और सपोज उन लोगों ने बताया कि नहीं मार्च की जगह अप्रैल में एग्जाम होगी, तो क्या मिला, कुछ टाइमिंग ही नहीं मिलने वाला, इसमें कोई टाइम नहीं मिलने वाला। तो इस बार इसलिए आपको दिया जाता है कि आपको जो पूरा सिलेबस ऑनलाइन ही हुआ है, ऑफलाइन नहीं हुआ, इसलिए डिडक्शन रखो, ये करो वो करो। लेकिन अब चेक करो कि जो
प्रॉपर डिडक्शन हो ही जाता तो आपको एकम कसौटी में एक डिडक्शन नहीं देते, एकम कसौटी पूरी ले रहे ना, हाँ 8 चैप्टर तक तो लेते ही। अब जो नेक्स्ट आएगा 9, 10, 11 या 9, 10 ऐसा 2 चैप्टर या 3 चैप्टर तो होंगे ही, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आएगा तो नेक्स्ट मंथ में तो मार्च तक तो मेरे ख्याल से वो 9, 10, 11 खत्म कर देंगे, एकम कसौटी में फिर से आ जाएंगे 9, 10 और 11 ऐसा। इसलिए इसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो उसने कंप्लीट करके दिया, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के अंदर भी फिर से वो डेफिनेशन है रिजिड बॉडी, जो मैंने आपको रोटेशनल मोशन में बताई थी। रिजिड बॉडी एक ऐसी सिस्टम ऑफ मतलब पार्टिकल की ऐसी सिस्टम है जहां दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, इनवेरिएंट कभी चेंज नहीं होता। ओके, इसका मतलब आप बाहर से उसको प्रेशर या फोर्स देंगे तो डिफॉर्म नहीं होगा। एवं मतलब क्या, इसका वॉल्यूम, उसका शेप या कुछ भी चेंज होना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, शेप चेंज नहीं होना चाहिए तो रिजिड बॉडी। लेकिन हम जानते हैं कि किसी कोई बॉडी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, किसी बॉडी पे बाहर से ज्यादा फोर्स तो मतलब उसकी शेप चेंज तो होगी, शेप चेंज हुई मतलब पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई, और पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज हुई इसका मतलब ये होगा कि ये रिजिड बॉडी नहीं है, सॉलिड बॉडी है। तो सबसे पहले डिफरेंस सॉलिड बॉडी रिजिड बॉडी के बीच में यही है। क्लियर? एक चीज और, आज नया चैप्टर स्टार्ट करें इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, कि आप इस चैप्टर से जो भी लिखना है मतलब वो मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ, इससे आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, क्योंकि आपकी बैच के हिसाब से चेक करो तो होमवर्क सबसे कम हो रहा है, टेस्ट बहुत कम लोग दे रहे हैं। अभी तो टेस्ट चलो मान लो कि ये सब जो है वो तो घर से चल रहा है, लेकिन बाकी सब एग्जामिनेशन जो होगी वो स्कूल में होगी। ओके, और तब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो ये पहला काम क्या करना है कि आपको प्रॉपर होमवर्क सबमिट करना है। सेकंड चीज के आपको प्रॉपरली जो भी टेस्ट है वो कम्प्लीटली देने हैं, क्योंकि आज भी मैम ने रिजल्ट रखी, आपने चेक किया पूरे फर्स्ट डे से लेके आज तक कितने टेस्ट हुए, आपके क्या मार्क्स है, सब कुछ ओके स्कूल के पास रिकॉर्ड है। और इंडिविजुअली सभी पेरेंट्स को भी अब ऐसा काम करना पड़ेगा मुझे, कि चैप्टर मतलब सॉरी सब्जेक्ट वाइज, कि फिजिक्स में कौन ने कितने आपने टेस्ट दिए, क्यों नहीं दिए, इसमें इतने मार्क्स है, वो मतलब कंप्लीट डिस्कस करना पड़ेगा, वरना तो सिलेबस खत्म होने लगेगा, पता ही नहीं चलने वाला। ओके, तो ये कंप्लीटली वर्क होना चाहिए। सेकंड कि आप लोग होमवर्क प्रॉपर नहीं करेंगे तो बाद में एक काम ऐसा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से जिन जिन लोगों ने होमवर्क सबमिट किया, ओके मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि सपोज आज पढ़ा और आज 8 to 9 में रात को सबमिट नहीं कर पाते, आप कल सुबह 8 to 9 सबमिट करो, इसलिए ग्रुप सुबह में ओपन की जाती है 8 to 9 के बीच में, बराबर। तो उस टाइम पे उसको सबमिट कर देना है, तो पूरा नाइट वाली टाइमिंग जो है वहां भी लिखना है तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बाद में ऐसा काम करना पड़ेगा, जिन जिन लोगों ने होमवर्क सबमिट किया उसको ही हम एडमिट करेंगे ओके लेक्चर में, वरना उसको एडमिट करना बंद कर देंगे। और वीडियो लेक्चर रखना ही नहीं है बाद में, क्यों? तो पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्योंकि आप प्रॉपर पढ़ेंगे नहीं तो ये सब अंदर नहीं जाने वाला है। ऐसा मत सोचो कि वैसे हो गया एग्जाम, नहीं, वो लोग तो पेपर्स दे ही रहे हैं, और नंबर ऑफ स्टेट के अंदर इस 1 जनवरी से स्कूल ओपन हो चुकी है, न्यूज़पेपर न्यूज में भी आता है। तो ये लोग प्रोबेबल है कि इससे कम केस मतलब कोविड के केस तो गुजरात में हो सके 15 के बाद आपको कुछ ऐसा अनाउंसमेंट दिया जाए तो कंटिन्यू हो जाएगा ओके। और तब ये वर्क करना, क्योंकि देखो कॉलेजेस के अंदर जो मेडिकल के स्टूडेंट जो लास्ट ईयर 12th कंप्लीट किए हैं, इससे पहले कंप्लीट किया है, जो मेडिकल व इंजीनियरिंग में उनको प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो चुके कॉलेज के अंदर, ये आना है, कंपलसरी आना पड़ेगा ऐसा करके। तो ये पॉसिबिलिटी है, अब ऐसा मत सोचो कि आप नहीं जाना नहीं करना है ओके। और तब प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि आपकी टोटल टेस्ट एज पर एग्जाम उन लोगों ने बताया कि एवरेज करके रख दो, आपने टेस्ट ही नहीं दिए, एवरेज क्या निकलेगा? तो ये जितने भी टेस्ट होते हैं, जो भी एग्जामिनेशन स्कूल लेते हैं, इसको फॉलो कर दे जाओ और प्रॉपर इसको वर्कआउट कर, तो बेनिफिट्स होगा ओके। तो आज फर्स्ट मतलब चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो अभी एक कंपल्सरी रखना है कि आपको होमवर्क कंप्लीटली लिख के जो सुबह में ग्रुप ओपन किया जाता है
तो वहां नाम और रोल नंबर के साथ में ऐड करो तो पता चल जाए, और सपोज नहीं रखेंगे तो बाद में नेक्स्ट पीरियड पे एडमिट नहीं करेंगे। क्लियर? अभी भी आपको जब लेक्चर में आते तो पहले भी मैंने बताया बहुत सारे लोग रोल नंबर लिखते हैं, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट जो रोल नंबर नहीं लिखते अभी भी। ओके, तो चलो नाम पता है तो एंटर कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके चलो, सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। सॉलिड की तो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है, आगे भी मेरे ख्याल से आगे वाले छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ाया था कि फिक्स शेप होता है, बाद में क्या होता है, 2-3 ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो सॉलिड के लिए आप जानते हो। उसके मॉलिक्यूल्स पैक्डली टाइट होते हैं। ओके, बाद में इसलिए फिक्स शेप होता है, तूने जो बताया उससे बता रहा हूँ कि इससे फिक्स शेप इसलिए मिलता है। क्लियर? फिक्स शेप होने का मतलब यही है कि दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, और बाकी किसी में भी सॉलिड लिक्विड गैस शेप एंड साइज, फिर से शेप एंड साइज बिट। ओके, शेप और साइज दोनों एज पर एग्जाम्पल शेप तो बराबर है, दो ऐसी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है सॉलिड लिक्विड और गैस में। आपको सॉलिड सपोज लिक्विड और गैस में चेंज क्या है, तो फिक्स शेप एक तो सबसे पहले वॉल्यूम, हाँ हाँ, और शेप तो हाँ शेप फिक्स होता है। ओके, यहाँ फिक्स शेप नहीं होता, वॉल्यूम यहाँ है, इसकी वॉल्यूम भी मेजर नहीं कर सकता, मेजर करते हैं वो डिफरेंट मेथड है। ओके, वो कंटेनर की वॉल्यूम से वॉल्यूम मेजर करते हैं, गैस का तो होता है ना सर? नहीं मैं वही बता रहा हूँ, वॉल्यूम मेजर करने की मेथड में क्या होता है कि पूरे रूम में कितना वॉल्यूम है वो मतलब आपको डायमेंशन कंसीडर करने के बाद काम होता है। सबसे पहले मतलब एरिया पहले डिसाइड करना पड़ेगा कितना उसका वॉल्यूम होगा, मतलब इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक में प्रॉपर्टीज में नहीं आता। फिक्स शेप यहाँ से फिक्स नहीं होता, यहाँ फिक्स शेप नहीं होता। क्लियर? और इसमें हम लिख सकते हैं कि सपोज इसके वॉल्यूम तो इस तरह से हाँ फिर भी हम लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब में, मतलब वॉल्यूम जो है वो कंटेनर की साइज में डेंसिटी सब कंसीडर करने के बाद मिलता है, उसके बाद ही ये सब मिलता है। ओके, पूरे चैप्टर में जो पढ़ना है मेन कैरेक्टर्स ओनली एंड ओनली इलास्टिसिटी ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, वो हमको सबसे ज्यादा कंप्लीट है। आप इलास्टिक ऑब्जेक्ट के लिए तो हम जानते हैं प्लास्टिक बॉडी इलास्टिक रहती है, वो भी सभी प्लास्टिक की बात नहीं होती। सपोज हमको पूछा जाए कि इलास्टिक बॉडी कौन सी, इलास्टिसिटी मतलब कि सपोज आप बाहर से इसके ऊपर फोर्स देंगे वो डिफॉर्म होगा, मतलब लेंथ इंक्रीज होगी। एज पर एग्जाम्पल स्प्रिंग पे आपने बाहर से फोर्स दिया, स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होगी। ओके, लेकिन लेंथ इंक्रीज होगी तो उसके अंदर एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बताया जाता है। जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स ले लिया तो रिस्टोरिंग फोर्स से अगेन वो ओरिजिनल कंडीशन में आएगा, मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्लियर? तो ऐसे तो नंबर ऑफ ऐसे एग्जांपल्स है कि जिसके अंदर ये काम हम कर सकते हैं। बोलेंगे कौन कौन सी ऐसी चीजें आप जानते हो जो इलास्टिक है? रबर है, स्प्रिंग है, बाद में कुछ बहुत कम एग्जांपल आप जानते होंगे जो इलास्टिक कंडीशन में आते हैं। ओके, लेकिन वो इलास्टिसिटी की टोटल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में दी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। स्टील भी इलास्टिक है, लेकिन किसी को बताएंगे स्टील इलास्टिक बोलेंगे कैसे, तो स्टील रॉड को लिमिट तक आप एक्सटेंड करेंगे फिर भी वो अपनी कंडीशन में आता है। और इसी चैप्टर से पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको पता चलेगा कि सपोज प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है और ये रबर, आपके पास रबर है और सेकेंड चीज है कि आपके पास स्टील है, सबसे अच्छा इलास्टिक बॉडी कौन सा, तो आप आंसर दे पाएंगे स्टील, लेकिन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम जो इलास्टिक स्टील में तो टेम्परेचर भी डिपेंड होता है। हाँ, इसे मैं बता रहा हूँ कि आप जो जानते हो थोड़ी बहुत लिमिटेशंस वाली चीज जानते हैं। इलास्टिसिटी में पूछे स्प्रिंग है, रबर है, बात सही है, लेकिन इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को कैलकुलेट करना पड़ेगा जिससे आप इलास्टिसिटी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाएंगे। आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया स्प्रिंग का, और स्प्रिंग एग्जांपल में ही आपको पता है कि स्प्रिंग के ऊपर बाहर से आप फोर्स देंगे तो उसके अंदर एक एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग के ऊपर आपने यहाँ से वेट रखा, यहाँ रखा वेट mg, आप फोर्स देंगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये इंटरनल रहेगा। इंटरनल मतलब रिस्टोरिंग, ये रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। -x मतलब चेंज इन लेंथ, माइनस इसलिए
लेंथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड मिलेगा। सपोज उसको आपने कंप्रेस किया तो फोर्स अंदर मिलता है, हाँ पोटेंशियल में हो जाएगा फोर्स। हाँ मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में होता है। एंड देयरफॉर F इज इक्वल टू माइनस kx ऐसा लिखा जाता है। k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है और k स्प्रिंग कांस्टेंट भी है, और इस स्टेटमेंट को हुक्स लॉ करके लिखा जाता है। ये चीज आपको बहुत आगे वाले स्टैंडर्ड में जब इलास्टिसिटी पढ़ाई होगी तब वो लोग बताए कि हुक्स लॉ की एक्सप्लेनेशन आगे वाले स्टैंडर्ड में है, वो मैंने जस्ट रिपीट करके दिया कि जो इंटरनली प्रोड्यूस होने वाली रिस्टोरिंग फोर्स है वो F इज इक्वल टू माइनस kx, जो हुक्स लॉ में कंप्लीट करके दिया था। लेकिन जो हुक्स लॉ कंप्लीट मिला F इज इक्वल टू माइनस, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन उसने जब ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्म एक्सप्लेन करके दिया तब लिखा था k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट एंड डिपेंड ऑन मटेरियल, डिपेंड ऑन मटेरियल। अब सब समझो कि हम जो भी अभी तो एक्सपेरिमेंट कुछ स्टार्ट नहीं हुए क्योंकि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट भी करने हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो लैब के अंदर आपको करवाए जाएंगे, वो भी पूरा पोर्शन बाकी है। ओके, तो एक चीज और कि लैब के अंदर आप जाएंगे कभी भी स्प्रिंग चेक करो, स्टेनलेस स्टील या आयरन से बनी हुई स्प्रिंग होती है। ओके, अब सबके लिए मोस्टली मटेरियल के हिसाब से तो इक्वल मटेरियल, मेजॉरिटी स्टेनलेस स्टील की जगह लोग आयरन स्प्रिंग ज्यादा यूज करते हैं। अब आयरन स्प्रिंग को इसका मतलब सबकी मटेरियल से, और जब मटेरियल इक्वल होती है तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलती। डिफरेंट स्प्रिंग के लिए फोर्स कांस्टेंट डिफरेंट होता है। मतलब ये पूरा लो हुक्स लॉ करके गया, ये हुक्स ने जब एक्सप्लेन किया तो गलत नहीं किया, ये पूरा एक्सप्रेशन राइट है, लेकिन एक स्टेटमेंट उसका गलत हो गया। कौन सा? के डिपेंड ऑन मटेरियल। ये जो स्टेटमेंट उसने दिया था ना वो गलत निकला। और साइंस के अंदर कहीं भी कुछ भी मिस्टेक होती है उसको 100% सही नहीं माना जाता। तो सालों से चलने वाला जो इक्वेशन है अभी भी हम ये यूज करते हैं। फिफ्थ चैप्टर में भी हमने स्प्रिंग के लिए लिखा था, 6 में भी लिखा था F इक्वल टू माइनस kx, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, वहां भी हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर नंबर 6 में पढ़ी है, तो इसी इक्वेशन से पढ़ी। लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट वो गलत दिया, और स्टेटमेंट जब गलत हुआ तो इसलिए 100% सही कुछ नया रूल चाहिए, और वो रूल थॉमस यंग ने बताया था, और चैप्टर के अंदर पूरा वही एक्सप्रेशन दिया है। लेकिन उन लोगों ने स्टार्ट कहां से किया? इस फिक्स शेप ओनली सॉलिड में होता है, सॉलिड के अंदर शेप फिक्स रहता है। ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि सभी मॉलिक्यूल जो है, सभी मॉलिक्यूल जो 3 डायमेंशन में ऐसी अरेंजमेंट होती है, वो सभी स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ऐसा समझो। ये सभी एक दूसरे के साथ स्प्रिंग से कनेक्टेड है। एक चीज और भी आपने प्रैक्टिकली चेक की होगी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये सभी पार्टिकल की रैंडम मोशन भी इंक्रीज होती है, सॉलिड हो, लिक्विड या गैस। यस सर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सबकी रैंडम मोशन इंक्रीज होती है, सबकी रैंडम मोशन इंक्रीज होती है। तो बोलेंगे तो लिक्विड में पता है, गैस में भी पता है। गैस में तो हम जानते हैं कि हम स्प्रे करेंगे किसी कोने के अंदर भी तो उसकी स्मेल जो है सभी पूरे एरिया के अंदर अपने आप स्प्रेड हो जाती है, ड्यू टू क्या होगा? रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, सिमिलरली आप वाटर या कुछ कंटेनर के अंदर हीट करने के लिए रखेंगे तो इनिशियली चेक करो तो आपको लगता है पूरा वाटर स्टेडी है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा नीचे टू ऊपर, नीचे टू ऊपर, ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रैंडम मोशन इंक्रीज हुई। ओके, तो ये दिखाई देता है। लेकिन सॉलिड में ऐसा कैसे? सॉलिड के कोई ऐसे प्रैक्टिकल जानते हैं कि जिसमें पता चले कि सभी पार्टिकल भी रैंडम मोशन करते हैं? ऐसा कुछ पता है? ये सभी यहाँ भी ऐसे स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ऐसा होता है। मतलब पूरा जो भी सॉलिड है इसमें जितने मोलेक्यूल है वो सभी एक दूसरे का स्प्रिंग की तरह कनेक्टेड है। समझ आगे एक्सटेंड हुआ तो किसी इसको एक्सटेंड फोर्स से फिर से वहां आएगा। मतलब सभी अपने सेंटर के आसपास ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, और इसलिए वो सेंटर नहीं, मतलब यहाँ से ऑसिलेटरी मोशन होगी, यहाँ से जगह नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब पूरे ऑब्जेक्ट की शेप फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। ऑलवेज वो क्या रहेगा? फिक्स, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो ये चीज जो दी गई है वो सॉलिड में है। लिक्विड और गैस में तो सभी एक दूसरे से फ्री है, और फ्री मतलब इस तरह की मतलब दोनों के बीच में कोई अटैचमेंट सॉलिड के बिना लिक्विड और गैस में नहीं होता, क्योंकि सॉलिड के बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, लिक्विड में ज्यादा, गैस में और ज्यादा रहेगा। और इसके एक दूसरे के ऊपर वो लोग
ये फोर्स नहीं लगा पाएंगे। एक चीज और, जो आपको मॉलिक्यूल से मिलते हैं या एटम के लिए जो हम बात करेंगे वो सब माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, सेकंड होता है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब सभी मॉलिक्यूल की मास क्या होगी, वो मोशन करते हैं उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके पास कम कितनी एनर्जी है, कम कम वो सब कुछ कैलकुलेट करना, वो सभी चीज माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन पूरे ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम क्या है, उसकी मास क्या होगी, मास से वेट कैसे मिलेगा, वो जब मोशन में है तो ऑब्जेक्ट के लिए पूरा मोमेंट, ये सब चीज जो वो मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर सकते हैं, किसी इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल के साथ रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसको नॉर्मली सीधी कैलकुलेशन से आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला बनानी पड़ती है और बाद में कैलकुलेशन होता है। ओके, अब सबसे पहले तो उन लोगों ने टेक्स्ट बुक के अंदर भी, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक से ही बात करें, जस्ट अ मिनट, उसने फर्स्ट पेज के ऊपर ही प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी, इलास्टिक, इलास्टिसिटी वो सभी लिख के दिया है। ओके, वो वो एक बार, एग्जांपल भी हाँ दिए एक आइडियल बार प्लास्टिक। underline करो। बाद में इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड वो भी उन लोगों ने बताया। सपोज आपने यहाँ से धक्का दिया तो ये स्प्रिंग की तरह होता है, सभी समझ जाएंगे, लेकिन धक्का आपने वापस से फिर से उसी पोजीशन में आ जाएंगे। तो आपको एक पूरा क्यूब ऐसे स्प्रिंग के साथ से लिखा है स्प्रिंग बॉल मॉडल फॉर द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। ओके, तो सिर्फ दो चीज पढ़ लो, 9.1 में पढ़ने की इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन वो इलास्टिसिटी, इलास्टिक, प्लास्टिसिटी और प्लास्टिक जो लिख के दिया ना, वो स्टेटमेंट अंडरलाइन कर लो। सर बोलो। सर ये आइडियल प्लास्टिक में ये पुटी क्या होता है, पुटी? फिर से ये सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन, सेकंड पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन में। तो पुटी एंड मॉड आर क्लोज टू आइडियल प्लास्टिक्स। जस्ट अ मिनट। ओके, आइडियल प्लास्टिक मतलब कि नंबर ऑफ ऐसे, अब एक चलो इस टाइप की मटेरियल और भी मैं बता सकता हूँ। पहले इसने प्लास्टिक और उसके लिए जो स्टेटमेंट बताया ना वो एक बार कंप्लीटली पढ़ लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। कहाँ से बताया उसने, original size shape when they apply the force is removed is not the elasticity and the deformation cause known as elastic deformation. Okay, if you apply the force to a putty of mud, they have no gross tendency to turning to this shape. Get the okay, इसका मतलब क्या है कि जस्ट पेस्ट की तरह होता है, पेस्ट पुटी जो बताया ना पेस्ट की तरह, कि सपोज आपने फोर्स दिया डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन उसमें ऐसी बिहेवियर नहीं कि फिर से ओरिजिनल कंडीशन में आने के लिए वो ट्राई करेगा। ओरिजिनल कंडीशन में आएगा तो इलास्टिक, लेकिन ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आएगा तो प्लास्टिक। हाँ, इस तरह के उसने एलिमेंट दिए। इसलिए मैंने बताया कि जो उसने बोल्ड करके डिफरेंट फोर्स जो आपको वर्ड दिए ना उसके क्या मीनिंग निकलती है वो एक बार अंडरलाइन कर, और बाद में आप इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड 9.2 नंबर वाली जो टॉपिक है वो एक बार पढ़ लो। तो बाद में स्ट्रेस से स्टार्ट करें, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मेन वो दो फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, पहले वो चार वर्ड की जो मीनिंग लिखी है वो एक बार अंडरलाइन करो, 9.2 पढ़ लो। चलो ओके ओके।
So done. Okay, just a minute. वो जो टॉपिक थे वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना था। अब जो 2 पॉइंट्स ने बताया, स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों जो स्ट्रेस और उसके बाद बताया स्ट्रेन, ये 2 फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले यंग ने एक्सप्लेन की थी, थॉमस यंग ने। अब एक चीज और बता रहा हूं मैं, यहाँ जो मैंने अभी बताया हुक्स लॉ करके, हुक्स लॉ था F प्रोपोर्शनल टू -x, F इज इक्वल टू kx। जहां फोर्स है वहां थॉमस यंग ने स्ट्रेस एक्सप्लेन किया, और डेल्टा एक्स एक्स डेल्टा एन या डेल्टा एक्स डेल्टा एल एल चेंज इन लेंथ, ओके, उसको उसने स्ट्रेन की जगह एक्सप्लेन किया। मतलब 2 फिजिकल क्वांटिटी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये नई फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो सिमिलर टू फोर्स एंड चेंज इन लेंथ, ओके। सबसे पहले उसने स्ट्रेस एक्सप्लेन किया, उसने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स देंगे तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में आने के लिए पहले तो सबसे पहले तो क्या होगा कि सपोज आपके पास रॉड है, आपने बाहर क्या फोर्स दिया तो लेंथ इंक्रीज होगी, ओके। तो ये जो भी ना मतलब ये एक डिफॉर्मेशन है, ओके। और वो भी कहा तक जितना फोर्स दिया स्प्रिंग के नीचे आपने वेट रखा तो लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन इंक्रीज होती नहीं रहती है, थोड़े बहुत इंक्रीज होने के बाद स्टेडी हो जाती है, मतलब बाद में वहां इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ओके। वो डिपेंड ऑन क्या रहता है, तो कि वो कितना एक्सटेंड होगा वो डिपेंड ऑन मटेरियल, स्प्रिंग हार्ड है सॉफ्ट है, आपने वेट कितना रखा, वो सभी चीज इस पर डिपेंड की जाती है, ओके। सेकेंड चीज कि सपोज आपने वेट रखा तो उतना रिस्टोरिंग फोर्स भी क्रिएट होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो क्रिएट होता है उससे स्ट्रेस मिलता है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, उससे आपको स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी। और एफ क्या है, फोर्स मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है उसको हम क्या बताएंगे, स्ट्रेस, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया, उसको क्या लिखा जाएगा, स्ट्रेस। से आपको डेफिनेशन भी लिख के दी होगी, और नहीं होता तो इसे भी लिख सकते हैं, ऑन यूनिट एरिया, ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया रिस्टोरिंग फोर्स जो क्रिएट होगा उसको क्या बताएंगे हम, स्ट्रेस। मतलब एफ अपॉन ए इज इक्वल टू स्ट्रेस, और स्ट्रेस होता है ऑलवेज सिग्मा करके लिखा जाता है, और इससे न्यूमेरिक सॉरी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला तो इजी है, फोर्स के लिए यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी लिख सकते हैं, हाँ और ये प्रेशर की यूनिट भी, मतलब इक्विवेलेंट टू प्रेशर, प्रेशर की यूनिट ऐसा इक्विवेलेंट टू प्रेशर। और जब डायमेंशन फॉर्मूला लिखनी है तो m1 l1 t-2 फॉर फोर्स एंड l2 फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया, so ratio is m1 l-1 t-2, m1 l-1 t-2, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन स्ट्रेस के लिए होता है। अब उन लोगों ने आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिख के दी है टेक्स्ट बुक के अंदर,
यूनिट भी लिखा, ऐसा यूनिट स्ट्रेस, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर और पास्कल, एंड डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला इज m1 L-1 T-2। ओके, अब उन लोगों ने जो बताया बराबर, उस हिसाब से चेक करें तो एक और भी चीज बता रहा हूं मैं। समझे, रॉड है, यहाँ हमने F फोर्स दिया, इधर भी F फोर्स दिया, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया वैल्यू A है। तो यहाँ चेक करो होता क्या होगा कि यहाँ जितने भी मोलिक्यूल्स है दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा, कि जब फोर्स लगता है तो डिस्टेंस क्या होता है, दोनों के बीच में इंक्रीज। यहाँ वाली मोलिक्यूल यहाँ, तो इसको सेपरेट लिखा, यहाँ जो मोलिक्यूल है उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स इधर देगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स इधर देगा, ये दो मोलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये F और ये F जो मैंने यहाँ डॉटेड लाइन बताई वो। इसका मतलब क्या है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है वन टाइप ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू इतनी होती है जितनी एक्सटर्नल फोर्स होती है, जितनी एक्सटर्नल फोर्स होती है। चेक करो, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर है, क्रॉस सेक्शन की क्या है, परपेंडिकुलर। Perpendicular, yes. उसने बताया कि इससे जो मिलने वाली स्ट्रेस होगी, ओके, परपेंडिकुलर है, उससे हम क्या कैलकुलेट कर स्ट्रेस की वैल्यू, तो F/A करके लगे। उसने डिफरेंट टाइप भी बताई है इसमें। एक चीज और बताओ, आपने फोर्स लगाया, लेंथ इंक्रीज हुई, ओके, तो उसने लिखा है इसको टेंसाइल स्ट्रेस बताया जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। लेकिन सपोज इसी टाइप की डायग्राम मैंने अंदर की ओर बनाई, सपोज ये कंप्रेस कर रहे हैं, अब कंप्रेस कर Compressive stress. ये नजदीक आएंगे, ये नजदीक आएंगे मतलब एक दूसरे के साथ रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो ये रिपल्सिव फोर्स भी कितना होगा जितना एक्सटर्नल फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स भी कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स जितना ही। तो अगेन फॉर्मूला तो यही होगी, स्ट्रेस इक्वल टू F/A, लेकिन टाइप चेंज होगी, वो कंप्रेसिव हो जाएगा, इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस बताया जाएगा। क्लियर। अब दोनों को कॉमनली लिख रहे हैं तो एक चीज और भी है, इसे लिखा है, क्या लिखा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस करके L/L स्ट्रेन के लिए लिखा उसने, लेकिन हम पहले स्ट्रेस की बात करेंगे बाद में स्ट्रेन, इसको साइड पे रखेंगे अभी, पहले ओनली एंड ओनली स्ट्रेस। तो पहले स्ट्रेस मैंने क्या बताया, टेंसाइल, जिसके अंदर लेंथ इंक्रीज होती है, बाद में कंप्रेसिव, लेंथ डिक्रीज होती है, और ये दोनों टाइप की चेंज जहां भी आती है उसको लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बताया जाता है, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल शेयरिंग स्ट्रेस, ओके, तो भी चलेगा। शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज होगा। पहले ये पता चल गया, ये डायग्राम जो मैंने ड्रॉ करके दिया वो पता चला, दो स्ट्रेस पता चलनी चाहिए, एक होती है टेंसाइल जिसमें लेंथ इंक्रीज होगी, जिसमें लेंथ इंक्रीज होगी, और दूसरी कंप्रेसिव जिसमें लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। और स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या होती है, स्ट्रेस इक्वल टू F/A, स्ट्रेस इक्वल टू F/A, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला, ओके। तो फर्स्ट टाइप में लेंथ चेंज होगा, ओके। नाउ सेकेंड, कि सपोज मैं यहां ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको इस तरह से कंसीडर कर रहा हूं, सपोज मैंने इस तरह से कंसीडर किया, तो ये किस तरह से बनेगा, F इसका मतलब अब जो फोर्स लग रहा है वो क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर नहीं है, बराबर कि नहीं, यहाँ क्रॉस सेक्शन को क्या था, परपेंडिकुलर, ये क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर नहीं है, और जब क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर नहीं है तो ये डायग्राम इधर बना रहा हूं, बराबर। तो इसके लिए दो चीज हो सकती है, चलो ये फोर्स आपने अंदर दिया, इसकी जगह बाहर की ओर ड्रॉ करता हूँ, समझे बाहर की ओर होगा तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, इसकी एवरेज एक्सटर्नल फोर्स की तरह होगी F, लेकिन सपोज डायग्राम के हिसाब से चेक करो तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसके दो कंपोनेंट बनेगी, इसकी दो कंपोनेंट बनेगी, कौन सी दो कंपोनेंट, एक पैरेलल टू द सरफेस, सेकंड
परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस है वो शेप चेंज करेगा, शेयरिंग स्ट्रेस। और ये परपेंडिकुलर, सपोज इसको एफ लिखा तो ये होगा एफ एन, नॉर्मल टू द सरफेस, टेंजेंट ऑन द सरफेस, टेंजेंटियल फोर्स ये होगा नॉर्मल फोर्स। फॉर्मूला यही है, लेकिन एफ टी अपॉन ए शेप चेंज करेगा, शेयरिंग स्ट्रेस करके लिखा जाएगा। और एफ एन अपॉन ए वो टेंसाइल स्ट्रेस करके लिखा जाएगा। इससे क्या होता है, तो इससे इसकी लेंथ चेंज होती है, लेकिन जो टेंजेंट के तौर पे फोर्स लगता है वो शेप चेंज करेगा, शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंटियल स्ट्रेस करके लिखा है। लास्ट लाइन में पढ़ो, टेक्स्ट में बताया। स्ट्रेस में उसमें डिफरेंट दो टाइप बताई, एक नॉर्मल एंड सेकेंड टेंजेंटल। चलो पैराग्राफ एक बार कंप्लीट कर लो। कौन से पेज तक पढ़ेंगे? 232 वाला। फिर 233 पे तो डायग्राम होगा, रॉबर्ट हुक ने जो बताया था वो। पहले दोनों पढ़ लो चलो, टेंजेंटल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस, इतना कंप्लीट कर लो। 9.3 नंबर टॉपिक है। फोन आयो
कंप्लीट हुआ? यस सर। 9.2। अब देखो, दो मेथड मैंने बताई, फिर से मैं फटाफट बोल देता हूँ तो पता चल जाएगा। स्ट्रेस के लिए दो टाइप, कि सपोज आप बाहर से फोर्स देंगे और इसको बाहर की ओर फोर्स देंगे। सपोज ये डायग्राम चेक करो, बाहर की फोर्स देंगे तो इतना ही आपको अंदर इंटरनल फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा, तो F/A इज अ टेंसाइल स्ट्रेस। लेकिन अंदर क्या फोर्स दिया तो उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा, और इसी मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस। लेकिन एक चीज और मैंने बताई कि सपोज लगने वाली फोर्स सपोज क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर नहीं होगी तो दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक होगा इन टेंजेंट की डायरेक्शन और एक होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाला जो फोर्स है वो ऑलवेज आपको टेंसाइल फोर्स देगा। सॉरी, ये परपेंडिकुलर वाला जो है वो ऑलवेज आपको लेंथ चेंज करने वाली फोर्स मतलब टेंसाइल या कंप्रेसिव देगी। लेकिन ये जो है इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ये शेयरिंग आपको स्ट्रेस देगा, क्योंकि आप इसको Ft/A लिखेंगे तो ये टेंजेंट के तौर पे रहेगा। टेंजेंट के तौर पे होगा तो मतलब ये शेप चेंज करेगा, शेयरिंग स्ट्रेस, ऐसा टेक्स्ट बुक पे लिख के दिया है। एक और भी है स्ट्रेस जिसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बताया जाता है, कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट को आप पानी के अंदर इमर्स करेंगे, टोटल इमर्स करेंगे, तो चारों ओर से उसके ऊपर फोर्स लगता है। किसी ऑब्जेक्ट को आप पूरा पानी के अंदर इमर्स कर दो, चारों ओर से उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ओके, और वो सभी फोर्स उसको जो मतलब इसकी क्रॉस सेक्शन है उसको परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, तब जाके क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एज फॉर एग्जांपल स्फेरिकल शेप रखा, चारों ओर से फोर्स लगेगी और ये जो फोर्स लगती है उसको सरफेस को परपेंडिकुलर है। ओके, वो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ओके, तो इसको जो लिखा जाता है F/A वो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, लेकिन ये भी होता है सरफेस को परपेंडिकुलर। ओके, तो उसको प्रेशर भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर की यूनिट स्ट्रेस की यूनिट इक्वल है। डिफरेंट थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेस। ओके, टेक्स्ट बुक के हिसाब से डिफरेंट थ्री टाइप। सबसे पहले स्ट्रेस कौन सा हुआ? पहला टेंसाइल, सेकेंड कंप्रेसिव। ओके, सेकेंड क्या होगा? कंप्रेसिव, और थर्ड हाइड्रोस्टैटिक। लेकिन जितनी टाइप स्ट्रेस की है उतनी सिमिलर टाइप स्ट्रेन की भी है, उतनी सिमिलर टाइप इसकी स्ट्रेन की है। लेकिन आज सबसे पहले स्ट्रेस वाला जो दिमाग में आपको प्रॉपर टॉपिक हो जाए तो नेक्स्ट हम स्ट्रेन के लिए भी कंटिन्यू करेंगे। बराबर, दोनों साथ में पढ़ाएंगे तो मिक्सअप हो जाएगा कि वही वर्डिंग है। आज हमने सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस, तो टेंसाइल स्ट्रेन भी है। कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन भी है। ओके, लेग्यूलर वॉल्यूम सबके लिए ऐसा उन्होंने स्ट्रेन लिख के दिया है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ आप मुझे स्ट्रेस वाले टॉपिक कंप्लीट करके देंगे, स्ट्रेन बाद में नेक्स्ट में लेंगे। आज इतना ही रखो, पहले इनिशियल है पूरा टॉपिक, इससे प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। मैं आपको आज क्वेश्चन में यहाँ से सेंड कर दूंगा, उतने क्वेश्चन से एक बार कंप्लीटली लिख लेना है। क्लियर? मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, वो होमवर्क के तौर पे लिख लेना है। नेक्स्ट के अंदर हम स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों फिर से एक बार कंप्लीट कर लेंगे, तो आगे वाला ग्राफ, ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। मेन चीज न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ज्यादा है और टाइम ज्यादा लेंगे। ओके ओके, लास्ट टेस्ट उस एकम कसौटी वाला था, उससे पहले कौन सा टेस्ट लिखा था आपने? लास्ट एकम कसौटी वाला था ना, उसके आगे आपने कौन सा टेस्ट लिखा था? बताया ऐसा कुछ? चैप्टर 8 थियरी। जस्ट अ मिनट, मैं भी चेक कर लूं। यस, चैप्टर नंबर 8 थियरी टेस्ट था। इस बार चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल की टेस्ट हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 के MCQ होंगे। दो टेस्ट अभी से याद रखो। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल, और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 MCQ। क्लियर? चलो आज इतना ही रखो।